हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी केमिस्ट्री लर्निंग। और मैं हूँ डॉक्टर सुपर्णा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ना, ये पूरी तरह से देखना, क्योंकि आज हम मैटर की डुअल नेचर पढ़ने वाले हैं और एक नई जो चीज़ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बारे में जानेंगे। तो आप अच्छी तरह से देखना इस वीडियो को, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और जो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आप देखे हैं कि नील्स बोर ने कैसे अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने क्या बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहा है, या कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स है न्यूक्लियस के बाहर, कुछ डेफिनेट ऑर्बिट है, उसमें क्या है, एनर्जी फिक्स्ड है और उस फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स और फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। तो नील्स बोर ने अपना मॉडल दे दिया। तो उसके बाद कौन आया था, प्लैंक आया था। प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक ने बताया जो हमारा फोटोन है, मतलब जो लाइट है, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट जो है, हाँ, उसका दो नेचर है। एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या है, दूसरा है वेव नेचर। तो प्लैंक ने हमें बताया प्लैंक ने क्या बताया, लाइट का जो नेचर है वो क्या है, डुअल नेचर है। एक है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। हाँ, तो ये जो वेव नेचर है ये तो क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड में आपने पढ़े ही होंगे कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन है, हाँ, जो इंटरफेरेंस है, वो क्या ना वेव प्रॉपर्टी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर नया जो था वो क्या था, प्लैंक ने जो बताया था, प्लैंक ने क्या बताया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो इस पार्टिकल नेचर की वजह से आपने देखे हैं हमने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, कैसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। हाँ, तो उन्होंने ये दो नेचर बताया लाइट। हाँ, तो वेव नेचर में लाइट का वेव नेचर जो था उसमें क्या था, एक वेवलेंथ था लाइट का, फ्रीक्वेंसी था, हाँ, लाइट का जो वेलोसिटी था v था, और रिलेशनशिप क्या था, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये था वेव नेचर ऑफ लाइट। अब क्या हुआ, पार्टिकल नेचर जो आया, पार्टिकल नेचर की भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखे हैं। हाँ, वो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा था, हाँ, जो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा था वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था। और वो लाइन स्पेक्ट्रम हमने कैसे एक्सप्लेन किया, इस पार्टिकल नेचर की वजह से वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम एक्सप्लेन कर पाए। तो आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। 1924 में डी ब्रॉगली आया। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, वो क्या था, वो एक फिजिसिस्ट था, वेल नोन फिजिसिस्ट था। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि लाइट जो है उसका तो दो नेचर है।
एक है वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इसका वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। लाइट का वेलोसिटी क्या था? लाइट का वेलोसिटी था 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत फास्ट मूव करता है, ऑलमोस्ट लाइक लाइट। इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इट्स अ सबएटॉमिक पार्टिकल एंड बहुत छोटा है, इसलिए इसे बोलता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इसका मास क्या था? 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। तो ये था इलेक्ट्रॉन का मास और ये था वेलोसिटी। तो ये बहुत ही छोटा पार्टिकल था और इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं ना, हम पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है और इतना फास्ट ये मूव करता है, तो ये ऑलमोस्ट लाइक लाइट की तरह ये मूव करता है। तो डी ब्रोगली ने ये बताया अगर लाइट का दो नेचर हो सकता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन का भी दो नेचर हो सकता है। तो अब तक हम क्या जाने हैं? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही स्पीड से, मतलब हाई स्पीड से ये मूव कर रहा है, मतलब ये भी वेव जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बात बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव नेचर है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव प्रॉपर्टी है, वो कैसे प्रूव किया गया ना? डेविसन और जानमर ने इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन का वेव प्रॉपर्टी प्रूव किया। इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, उसका क्या किया? इसने डिफ्रैक्शन कर दिया इलेक्ट्रॉन का। तब पता चल गया और तब ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस जो था, डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो क्या था? उन्होंने क्या बताया? एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग मैटर और एवरी मैटर जो कि मोशन में है, उसका वेलोसिटी है, मोशन में है मतलब उसका एक डेफिनेट वेलोसिटी है। तो एवरी पार्टिकल जिसका जो कि मोशन में है, वो क्या करता है? उसका एक वेव नेचर है, और ये वेव नेचर है। और वेव हम कैसे समझेंगे? मतलब उसका एक वेवलेंथ होगा, डेफिनेट वेवलेंथ होगा। तो ये है वेवलेंथ। दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m into v. m is the mass and v is the velocity of that movable matter. h is the Planck's constant. Planck's constant. This is the mass of the particle and this is the velocity of the particle, velocity of the matter. This is the wavelength. m into v, this equal to p, मोमेंटम। हम सभी जानते हैं कि मास को अगर हम वेलोसिटी से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम है ना। तो ये है मोमेंटम। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया? उनका हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस का मतलब है
इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ लॉ। हाइपोथेसिस का मतलब है कुछ सजेस्ट करना, कुछ सजेस्ट करना, तो ये एक सजेशन है। तो उन्होंने क्या बताया कि एवरी मूवेबल पार्टिकल possesses a wave nature, और this is the wavelength of its wave and it is equal to h divided by m into v। अब मानो एक क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, मतलब जो क्रिकेट बॉल है वो मूव कर रहा है, और एवरी मूविंग पार्टिकल पॉसेसेस अ वेव नेचर, मतलब क्रिकेट बॉल का भी जब ये क्रिकेट बॉल मूव कर रहा है उस टाइम ये क्या करता है, एक वेव जनरेट करता है, पर वो वेव हम देख नहीं सकते। तो क्रिकेट बॉल मानो इसका मास है 100 ग्राम, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 6.626, जो कि हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 into 10, ठीक है। तो क्या होगा 6.626 into 10 to the power minus 31 मीटर, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू h by mv। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ h, दिस इज m, 100 ग्राम, एंड दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, ओके। ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट कर ले तो होगा 0.1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम केजी में लिख देते हैं तो क्या होगा 0.1 kg, तो 0.1 kg अगर होता तब ये एक्चुअली राइट होगा 10 to the power minus 34, ठीक है। मतलब ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है, हमारा जो क्रिकेट बॉल है उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है 6.626 into 10 to the power minus 34 मीटर। तो ये बहुत छोटा है वेवलेंथ। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की m ले लें 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, v लेते हैं 2.18 into 10 to the power minus 6 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा क्या होगा, अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करें तो लैम्डा क्या होगा h by mv, मतलब 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 9.11 into 10 to the power minus 31 into 2.18 into 10 to the power minus 6। तो 6.626 divided by 9.11 into 2.18 into 10 to the power minus 34, और यह क्या है 37, 34 10 to the power minus 37, मतलब 6.626 into 10 2 into 2.18 into 10 to the power 3, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन की लैम्डा, जो कि यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो लैम्डा वैल्यू निकला वो लैम्डा वैल्यू बहुत ही छोटा है, वेवलेंथ बहुत ही छोटा है। जब ये क्रिकेट बॉल 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में मूव कर रहा है, पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लैम्डा वैल्यू कितना आया, ये अगर ये थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर ले तो ये जो ऑर्डर है 10 to the power 3 ऑर्डर है।
कि क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ से बहुत ही बड़ा है। हाँ, तो ये है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इसका तो पार्टिकल नेचर था ही। तो डी ब्रॉगली ने जो नया बात बताया वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का भी फोटोन की तरह दो नेचर है, एक है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो ये था आज का हमारा पहला जो टॉपिक था, डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब एनी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसका दो प्रॉपर्टी है, एक है पार्टिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है वेव प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये था हमारा डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो उन्होंने क्या बताया, हाइजेनबर्ग जो थे, हाँ, वो भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या, ये जो अप्रोच हम कर रहे हैं, मतलब आफ्टर प्लैंक्स थ्योरी, हाँ, तो प्लैंक के बाद जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, हाँ, तो ये जो हम डुअल नेचर ऑफ मेटल पढ़े हैं, हाँ, देखे हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो अप्रोच है ना, ये सभी क्वांटम की ओर जा रहा था। हाँ, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की ओर जा रहा था। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम के अंदर रहता है, और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया, इट इज इम्पॉसिबल to determine the exact position and momentum simultaneously of a microscopic particle. तो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। तो अगर ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मानो ये एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ? ये एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो मानो हम पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे देखेंगे, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तब फोटोन उसके ऊपर आके पड़ेगा। लाइट हम जब फेंकेंगे उसके ऊपर, उसे देखने के लिए, उसका पोजीशन जानने के लिए, मतलब एक फोटोन आके इसके ऊपर गिरेगा, फोटोन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसका डायमेंशन बहुत कम है। मानो एक पेपर का शीट, पेपर का जो शीट है, अगर उसका थिकनेस हमने मेजर करना चाहा तो हम इतना बड़ा स्केल लेके तो थिकनेस नहीं मेजर कर सकते ना, परफेक्टली हम नहीं मेजर कर सकते। तो हम पेपर का जो थिकनेस है वो मेजर करने के लिए हमें ऐसा स्केल की ज़रूरत है, ऐसा उसका ग्रेजुएशन ऐसा होना चाहिए जो कि हम प्रिसाइजली मेजर कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसका डायमेंशन भी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखने के लिए हमें, जब ये फोटोन इसके ऊपर आके गिरेगा तो क्या होगा, कलिशन होगा, फोटोन के साथ इस इलेक्ट्रॉन का कलिशन होगा, और ये कलिशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो जाएगा। और हम कैसे फोटोन यूज करेंगे ना, उस ऐसा फोटोन हम लेंगे जिसका वेवलेंथ
ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके डायमेंशन से कम हो, मतलब बहुत ही छोटा वेवलेंथ का हम फोटोन लेंगे, और जिस फोटोन का मानो वेवलेंथ बहुत कम है उस फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। तो हाई एनर्जी फोटोन लेके अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, जब हम हाई एनर्जी फोटोन को लेके इस इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करेंगे तब ये फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन का कलीशन होगा, और ड्यू टू कलीशन क्या होगा, सब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, फोटोन से इलेक्ट्रॉन तक का जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करना चाहेंगे तो ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसका पोजीशन एग्जैक्टली मेजर करने चाहें तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर वेलोसिटी प्रिसाइजली हम मेजर करना चाहें तो इसका पोजीशन में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग ने ये बात कही कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली ऑफ ए सबएटॉमिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए उसका वेलोसिटी अगर वो मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, बहुत कम होगा देन इस इलेक्ट्रॉन। तो मैक्रोस्कोपिक चीज के लिए हम पोजीशन मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है उसका पोजीशन एंड मोमेंटम एज वेल एज हम साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली और प्रिसाइजली हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो यही है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्या कहा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल h by 4 पाई। तो उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, H Planck's constant और H by 4 पाई, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर डेल्टा x है, डेल्टा p इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और p का मतलब है mv, v इज द वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर इक्वल h by 4 पाई इंटू m, ये हम लिख सकते हैं। तो ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू h by 4 पाई m। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, तो अगर ये पोजीशन हमने प्रिसाइजली कैलकुलेट कर भी लिया तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर पोजीशन हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर भी लिया और ये जो वेलोसिटी है उसका वो अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल जो फिनोमेना है ये टोटली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो पहले हम ये जाने कि डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। आपने देखे ही होंगे, जब हमने क्रिकेट बॉल लिया तो वेवलेंथ क्या आया, बहुत ही छोटा आया, पर जब इलेक्ट्रॉन लिया तब वेवलेंथ बहुत ज्यादा आया। मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ये डुअल नेचर ऑफ मैटर और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सभी कुछ माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए एप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम पहले वीडियो में क्या देखे हैं कि नील्स बोर की एटॉमिक जो मॉडल थे वो काफी अच्छा था, पर उसका भी कुछ लिमिटेशंस था। तो हमने क्या लिमिटेशंस देखा बोर का ना, बोर जो मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही
एप्लीकेबल था। मतलब एच सिस्टम जो हाइड्रोजन सिस्टम उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही एप्लीकेबल था। और क्या था, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, मतलब जिन जिन सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है उस सिस्टम ही ओनली बोर मॉडल फॉलो कर सकते हैं। और ये एक लिमिटेशन था बोर मॉडल का। और दूसरा क्या था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का और ज़्यादा स्प्लिट हो रहा था वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो नील्स बोर के बाद ये डी ब्रॉगली आया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया हाइजेनबर्ग की, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स की ओर साइंटिस्ट बढ़ रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ, अगर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का ये अगर ट्रू है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम बोर मॉडल से क्या कैलकुलेट किए थे, रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और बोर ने क्या बताया था, बोर ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है वो एक डेफिनेट शेल में, डेफिनेट ऑर्बिट में घूम रहा है, और वो जो ऑर्बिट्स है उसका एनर्जी फिक्स्ड है, और उस ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स्ड है। वो सारे ऑर्बिट्स, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वो सारे ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे। ठीक है, अच्छा था। पर अगर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ट्रू है हाइजेनबर्ग की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉट ओनली अ पार्टिकल, इट हैज वेव नेचर आल्सो। तो जब बोर ने ये मॉडल बताया था तब तक इंसान जानते थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पर उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस आया, तब सभी ने जाना कि इलेक्ट्रॉन का वेव प्रॉपर्टी भी है। और जब ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, ये एक सबएटॉमिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो पोजीशन और मोमेंटम है वो साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली हम मेजर नहीं कर सकते। अगर ये बात ट्रू है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस की चारों ओर एक डेफिनेट शेल में ये घूम रहा है, और वो जो फास्ट ऑर्बिट है उसमें से हम बोर का जो रेडियस निकाले हैं वो हम कैसे बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली इसी रेडियस की और इसी डायमेंशन की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि ये तो एक वेव लाइक नेचर है ना, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड टाइप का नेचर है। ये तो नॉट ओनली अ पार्टिकल है ना, ये सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, इसका वेव नेचर है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑलमोस्ट क्लाउड की तरह होता है। ठीक है, तो जब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तब साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया, अगर ये बात ट्रू है, हाँ, अगर ये बात ट्रू है तो नील्स बोर की जो कैलकुलेशंस थे और हमने जो रेडियस कैलकुलेट किए वो कैसे होगा, क्योंकि अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखना चाहेंगे तभी उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा फट से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे तो एक माइक्रोस्कोप के अंदर से इलेक्ट्रॉन को झांकेंगे तो वहां से एक फोटोन आएगा, हाँ, इल्यूमिनेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर जब ये इल्यूमिनेशन होगा तो फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन का कलीशन हो जाएगा, और अगर हम पोजीशन देख भी लिया, मेजर कर भी लिया, तो ये जो कलीशन की वजह से, फोटोन के साथ कलीशन की वजह से इसका एनर्जी चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम मेजर नहीं कर सकते। अगर ये मेजर नहीं कर सकते तो हम कैसे बोल दे कि इलेक्ट्रॉन इसी सर्टेन ऑर्बिट्स में घूम रहा है, इसका इसी पोजीशन ही फिक्स्ड है, इसका एनर्जी इसमें ही फिक्स्ड है। तो ये था बोर का लिमिटेशन, बोर मॉडल का लिमिटेशन, और यहीं से शुरू होता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर सीखेंगे ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच क्या है और कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट शेल्स में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और ये पूरा वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।